हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ में। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने आदिकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि अमीर खुसरो की बात की थी और हमने कहा था कि अगली कक्षा में हम लोग रासो साहित्य के बारे में जानेंगे। तो आज की कक्षा में हम रासो साहित्य के बारे में समझेंगे और आदिकाल के सीमांकन की बात करेंगे। ठीक है, आदिकाल के सीमांकन की बात करेंगे। जो हमारी अगली कक्षा होगी वहां पे हम पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की बात भी स्पेसिफिकली करेंगे। ठीक है, बात की जाए अगर रासो की, तो पहली बात तो हमको ये समझना होगा कि रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, बहुत अलग अलग क्या कहते हैं, जो समीक्षक थे, विद्वान थे, उनका अलग अलग मत है। अब जैसे प्रथम मत गारसा दत्त तासी का है। उन्होंने कहा, रासो को मूल शब्द मानते हुए कहा इसका उद्भव राजसूय यज्ञ से हुआ है। आप सबको पता है जो प्राचीन भारत था वहां पे आपको रासू यज्ञ दिख जाएगा। इवन जैसे वैदिक काल कहते हैं वहां पे बहुत देखने को मिलता है। आचार्य शुक्ल जो एक बहुत बड़े हस्ताक्षर है इस दशा में, वो क्या कहते हैं, उन्होंने बीसल देव रासो नामक ग्रंथ को आधार मान के कहा कि उसमें प्रयुक्त रसायन जो प्रयुक्त है, जो शब्द 4 बार आया है, इसकी उत्पत्ति मानी, रसायन से इसकी उत्पत्ति मानी कि रसायन से रासो हुआ। जैसे इन्होंने गारसा दत्त तासी ने कहा कि रासु यज्ञ या वीरता से कहीं ना कहीं रासो शब्द आया है, वहीं आचार्य शुक्ल ने माना कि इसकी उत्पत्ति जो है वो रसायन जो शब्द है उससे होती है। ठीक है, आप उसके अलावा अगर देखें तो आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रस शब्द से ही रासो एवं रसक की उत्पत्ति बताई है। छंद के माध्यम से इस मान्यता को प्रमाणित करने का प्रयास किया है। रासौ असंभु नवरस सरस छंद चंदु की अमीय सम श्रृंगार वार करुणा विभक्ष भय अद्भुत संत समा। तो उन्होंने कहा कि जो रस शब्द है उससे कहीं ना कहीं रासो शब्द आया है। बहुत कंफ्यूजिंग होता है, यूपीएससी कई बार इस पर प्रश्न पूछ चुकी है, तो आपको क्लियर होना होगा कि आप क्या वर्जन लिख रहे हो। ठीक है, काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रहस्य से कहा है कि उन्होंने कहा कि इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, रहस्य से होती है। ठीक है, उन्होंने कहा इसकी उत्पत्ति रहस्य से होती है। हर प्रसाद शास्त्री ने कहा कि राजयश से रासो की उत्पत्ति हुई है। नरोत्तम स्वामी ने कहा कि रसिक शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है। तो अभी हमने देखा कि किसी ने कहा रासु यज्ञ यानी वीरता से, किसी ने कहा रसायन से इसकी उत्पत्ति हुई है, किसी ने कहा रस से उत्पत्ति हुई है, किसी ने कहा रहस्य से हुई है, किसी ने कहा राजयसी हुई है, किसी ने कहा रसिक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी व्युत्पत्ति रासक शब्द की प्रकृति के विकास के दौरान इन्होंने बोला, एक मिनट रुकिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि रासक शब्द इसकी व्युत्पत्ति हुई है। थोड़ा सा मैं फुल स्टॉप को गलत तरीके से ले गया था। ठीक है, प्रकृति के विकास के दौरान जब अन्य व्यंजन हटने लगे तो रासक शब्द घिसकर रास हो गया, रासक शब्द घिसकर रास हो गया। और यही कारण है कि जैन साहित्य में जो रचनाएं हुई उनमें रास का प्रयोग हुआ है। जैसे चंदबाला रास, भरतेश्वर बाहुबली रास, उपदेश रसायन रास। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये प्रायः प्राकृताभास अभ्रंश में ही लिखे गए थे। तो रासक जो है वो घिस के बाद में क्या रास बन गया, और यही बाद में रास को कहीं ना कहीं हो गया। आप देखोगे कि जब इसमें राजस्थानी टच आएगा तो थोड़ा कहीं रासो शब्द की उत्पत्ति हमको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखो तो प्राकृत से अपभ्रंश के विकास के दौरान यह शब्द राजस्थान पहुंचा और वहां लोक भाषा को ओकारांत प्रकृति ने इसे रासो बना दिया। थोड़ा सा अगर तर्क लगा के आप इसको देखोगे, समझोगे, तो आपको एक चीज यहां पे स्पष्ट हो जाएगी कि कहीं ना कहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो व्याख्या है वो थोड़ी सी बेहतर व्याख्या है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे जो समीक्षक हैं उनकी व्याख्याओं को नकार देना सही नहीं है, पर तार्किक रूप से जो एक सबल व्याख्या होती है हमें उसे मानना चाहिए। तो राजस्थान में यही रास जो है यही रासो बन गया, ऐसा मान्यता है। लेकिन इस पूरी परंपरा में कुछ आरंभिक रचनाएं ऐसी भी थी जो न तो जैन कवियों की थी, न जैन कवियों की थी और न ही राजस्थानी क्षेत्र की। ऐसी रचनाओं में प्रायः रासक शब्द का प्रयुक्त हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख है अदहमाण अब्दुल रहमान की रचना स्नेह रासक। ठीक है, तो एक चीज तो ये क्लियर हो गया कि रासक और राजस्थान का जो कनेक्शन है ये शायद यहाँ पे नहीं मिलता, क्योंकि ये जो अदहमाण जो अब्दुल रहमान की रचना है स्नेह रासक, इसका कनेक्शन न जैन कवियों से है, न इसका कनेक्शन राजस्थान से है। ठीक है, तो एक विभिन्न प्रकार के मतों के द्वारा हमें रासो शब्द के विभिन्न जो अर्थ हैं वो समझ में आते हैं, विभिन्न प्रकार से रासो शब्द की उत्पत्ति समझ में आती है। ठीक है, अगर आपको किसी एक मत के साथ जाने के लिए कहा जाए तो मैं निश्चित तौर पे कहूंगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो मत है वो थोड़ा सा ज्यादा तार्किक प्रतीक होता है। बस ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति राजस्थान से पहुंच गया हो वहां पे और उसने इस बात को
जो यहाँ पे हमने इसकी बात की थी ना, स्नेह रासक, हो सकता है उसने इसको प्रणीत किया हो, या उसने किसी जैन आचार्य से शिक्षा लेके वो यहाँ पे आया हो, क्योंकि तार्किक ये ज्यादा प्रतीत होता है। रासो काव्य धारा की बात की जाए तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जैसे जैसे संस्कृत साहित्य पाली प्राकृत व अपभ्रंश साहित्य में परिवर्तित हुआ, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश में परिवर्तित हुआ, वैसे वैसे ऐतिहासिक प्रभावों के कारण नृत्य प्रधान व दृश्य प्रधान रचनाएं प्रायः लुप्त सी हो गई। अतः गीत व भाव प्रधान रचनाएं इन नई भाषिक परंपराओं में प्रचलित हुई व इन्हीं रचनाओं को रासो साहित्य नाम दिया गया। यहाँ पे एक और वर्जन यहाँ पे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्लियर कट तरीके से बताया, और कहीं ना कहीं जब आप हिंदी साहित्य के इतिहास को देखेंगे, थोड़े से क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इस मत के साथ कहीं ना कहीं तारतम्य बेटर बिठा पाएंगे। ठीक है, यही कारण है कि छंदों का वैविध्य इन रचनाओं में पारंपरिक गुण के रूप में बना हुआ है। तो जब आप रासक साहित्य या रासो साहित्य की बात करते हैं, जहां पे गीत व भाव प्रधान रचनाएं हैं, तो वहां पे आपको छंद वैविध्य मतलब विविध प्रकार के छंद आपको देखने को मिलेंगे। आप अगर छंद जानते हो तो आपको पता है कि मात्रिक छंद होते हैं और वर्णिक छंद होते हैं। मात्राओं के हिसाब से और वर्णों के हिसाब से छंद अलग अलग होते हैं। ठीक है, रासो काव्यों के वर्गीकरण किया जाए कि किस प्रकार के रासो काव्य हैं, कौन से वीरता वाले हैं, ठीक है, कौन से श्रृंगार प्रधान है, तो इनको एक बार देख लेते हैं। और भी इसकी कैटेगरीज हैं। तो वीरता प्रधान में देखा जाए तो वीर रस इसमें मुख्य है, मतलब जो वीर रस है वो सबसे प्रमुख रस है। आपको पता है 9 रस होते हैं। 9 रस की वीडियो भी मैंने मतलब प्लेलिस्ट पे बहुत जल्दी डाल दूंगा। अगर आपको अभी देखना है तो आपको स्टडी IQ IS मेन चैनल या स्टडी IQ हिंदी पे आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, श्रृंगार गौण होता है। तो जैसे चरण कवि आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई इसमें। पृथ्वीराज रासो इसका उदाहरण है, हमीर रासो इसका उदाहरण है, खुमाड़ रासो इसका उदाहरण है। ठीक है, विजयपाल रासो उदाहरण है। ब्रैकेट में इनके जो रचयिता है उनका नाम लिखा गया, जैसे पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई, हमीर रासो को शाहूधर, खुमाड़ा रासो को दलपति विजय, विजयपाल रासो को नल सिंह ने लिखा है। तो ये वीरता प्रधान रासो काव्य हैं। श्रृंगार प्रधान देखा जाए तो इनका अंगिरस क्या है, श्रृंगार है। और श्रृंगार में संयोग वियोग दोनों है। आपको पता है ना, श्रृंगार में 2, श्रृंगार वैसे लिखा ऐसे जाता है, ये सही तरीका है श्रृंगार लिखने का। ठीक है, तो श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों हैं। संयोग और वियोग दोनों इसके 2 प्रकार होते हैं श्रृंगार रस के। तो अब्दुल रहमान का संदेश रासक अभी थोड़ी देर पहले देखा था, ये स्नेह रासक आ गया था, संदेश रासक होगा। और नरपति नाल का बीसल देव रासो जो है वो कहीं ना कहीं श्रृंगार प्रधान रासो काव्य है। ठीक है, श्रृंगार प्रधान रासो काव्य है। इन दोनों में ही विरह तत्व आपको प्रबल रूप से दिख जाएगा। ठीक है, विरह तत्व जो है वो आपको प्रबल रूप से दिख जाएगा। तो किसमें, संदेश रासक और बीसल देव जो रासो है, इसमें आपको जो ये तत्व बहुत मिल जाएगा। उपदेश प्रधान एवं धार्मिक बात कर ली जाए तो जैन कवियों द्वारा अपने धर्म उपदेश का प्रचार प्रसार करने के लिए इस प्रकार के यानी कि उपदेश प्रधान और धार्मिक रासक या रासो काव्य लिखे गए। इनमें आप देख सकते हैं जिनदत्त सूरी रचित उपदेश रसायन रास, शालिभद्र सूरी यानी भरतेश्वर बाहुचर्य रास, तथा आसंग जो है उनके द्वारा चंदनमाला रास जो है, उसमें क्या है, उपदेश प्रधान व धार्मिक रचनाएं कहीं ना कहीं ज्यादा की गई हैं। ठीक है, रासो काव्यों की भाषा देखी जाए, कालगत आधार पर अगर देखी जाए तो ऐतिहासिक या प्राचीनतम चरण जैन कवियों की रचनाएं जिनकी भाषा के अंत में रास शब्द प्रयुक्त तथा प्राकृताभास अपभ्रंश, जो ऐसी भाषा है जो अपभ्रंश है किंतु प्राकृत जैसे प्रतीत होती है, यह भाषाएं आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये शुरुआती चरण में आपको क्या दिखेगा, कहीं प्राकृताभास दिखेगी, यानी प्राकृत और जो अपभ्रंश है लेकिन वो प्राकृत का फील देती है। अच्छा, एक क्रम पता नहीं आपको पता है कि नहीं, मैं फिर से बताता चलूं। सबसे पहले आपको संस्कृत भाषा, फिर आपको लौकिक संस्कृत, ठीक है, फिर आपको इसके बाद यहां पे आपको पाली देखने को मिलेगी, फिर आपको प्राकृत देखने को मिलती है, और फिर उसके बाद अपभ्रंश आती है। ठीक है, तो ऐसी भाषा जो लिखा भी हुआ है, ऐसी भाषा जो है तो अपभ्रंश किंतु प्राकृत जैसी प्रतीत होती है, उसको प्राकृताभास अपभ्रंश कहते हैं। जो दूसरा चरण है रासो काव्यों का, उसमें बहुत सी अपभ्रंश की रचनाएं उसमें रचित की गई हैं, मतलब अपभ्रंश भाषा में है, जैसे संदेश रासक। ठीक है, जो तीसरा चरण है जिनकी भाषा को कहीं कहीं परवर्ती अपभ्रंश या कहीं कहीं पे परिनिष्ठ अपभ्रंश कहा गया है। तो मोस्टली आप देखोगे तो रासक जो ग्रंथ है उनमें अपभ्रंश भाषा ही आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर कालगत आधार पर देखा जाए तो जो अंतिम चरण है वहां पे रासो काव्यों की भाषा पुरानी हिंदी के समान हो जाती है, कहीं कहीं तो वर्तमान हिंदी के समान दिखाई देने लगती है। यथा परमाल रासो का एक कथन है ना कि 12 बरस तो कुक्कुर जिए और 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जिए, आगे जीवन को धिक्कार। परमाल रासो में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि जो
कुकुर यानी कि जो कुत्ते होते हैं वो 12 साल तक जीते हैं और 13 साल तक सियार जीते हैं। और छतरी जो होता है, वास्तविक छतरी होता है, उसे 18 साल जीता है। उससे ज़्यादा अगर जीता है तो उसके जीने पे धिक्कार है। कहने का मतलब कि अगर छतरी है, 18 साल तक का है, उसने मजबूत बड़े युद्ध नहीं किए हैं और युद्धों में चलो जीतता तो अलग बात है, बेसिकली वो ये तो कह रहे कि आप युद्ध में जाइए और खुद को न्यौछावर कर दीजिए, तभी आप छतरी कहलाएंगे, नहीं तो आपके जीवन पे क्या है, धिक्कार है। तो कहीं ना कहीं इसको आपको देख के भी काफी को समझ में आएगा कि कितने वर्षों पूर्व लिखी गई और कहीं ना कहीं हिंदी के थोड़े करीब है, आपको पढ़ने में समझने में इसमें आसानी हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, दो चीज शैली इसमें बहुत देखने को मिलती है, एक डिंगल शैली, एक पिंगल शैली। वो डिंगल वही शैली जहां पे आप कहते हैं कि डींग हाँकने वाला, फिर पिंगल शैली भी है। पिंगल मतलब जहां पर श्रृंगार व प्रेम है। तो डिंगल शैली प्राय ओज गुण प्रधान शैली जो प्रमुखतः वीरता परक रासों काव्यों जैसे परमार रासों आदि में प्रस्तुत होती है। पिंगल का अर्थ है श्रृंगार व प्रेम और ये कोमल व्याकरण संबद्ध भाषा है, व्यवस्थित भाषा है, जिसका प्रयोग प्रमुखता जो क्या कहते हैं मृद देश व श्रृंगार प्रधान रासों काव्यों में हुआ है। बीसल देव रासों में इसका प्रयोग बहुत देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक रासो काव्य एक ही शैली में रचा जाता हो, सामान्यतः रासो काव्य में दोनों शैलियों का समन्वय मिलता है। रासो काव्य में आपको दोनों प्रकार की शैली मतलब डिंगल पिंगल, जैसे आप पृथ्वीराज रासो देखेंगे तो उसमें डिंगल और पिंगल दोनों देखने को मिलेगा। ठीक है, युद्ध आदि के प्रसंग में डिंगल और श्रृंगार आदि के प्रसंग में पिंगल मिलता है। तो पृथ्वीराज रासों में अगर डिटेल में देखेंगे तो आपको डिंगल और पिंगल दोनों, यानी कि जहां पे ओजतापूर्ण यानी वीर रस प्रधान भाषा हो वो उसको डिंगल कह देंगे और जहां पे प्रेम और माधुर्य या श्रृंगार दिख जाता है वहां पे आपको पिंगल दिख जाएगा। ये दोनों आपको उसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, आदिकाल के सीमांकन पे आ जाते हैं। आदिकाल के सीमांकन की अगर बात करें तो आदिकाल की सीमा क्या हो, इस पे बहुत विवाद है, बहुत डिटेल है और मैंने एक जो कालक्रम का विवाद जो बताया था उससे आप थोड़ा इसे रिलेट कर पाएंगे। तो आदिकाल के साहित्य की अगर सीमा को निर्धारित करने का विचार बहुत विवादास्पद रहा। आचार्य शुक्ल एक पता नहीं क्यों विक्रमी संवत की बात करते हैं, तो उन्होंने खैर 1050 को अंत संवत और 1375 को माना है, मतलब 1050 से 1375 विक्रमी संवत को माना है, यानी कि 993 से लेकर 1318 ईस्वी को क्या माना है, आदिकाल का काल माना है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं शती की अपभ्रंशों को पुरानी हिंदी कहकर अपने सिद्ध सामंत युग का आरंभ इसी काल से माना और इस काल की अपर सीमा 13वीं शती तक मानी। तो इन्होंने क्या माना, 8वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक आदिकाल को माना। इन्होंने 993 से 1318 ईस्वी यानी कि 1050 से लेकर 1375 विक्रमी संवत तक माना है शुक्ल जी ने। डॉक्टर जो इब्राहिम ग्रियर्सन जो है, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन, ठीक है, उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। इन्होंने 14 ईस्वी तक मानी है। मिश्र बंधुओं ने 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया हुआ है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने 1383 ईस्वी का वर्ष, 1343 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया गया है। अधिकांश इतिहासकार शुक्ल जी से सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, क्योंकि विद्यापति इसी जो हम आदिकाल की बात करते हैं, विद्यापति और उनकी जो अवहट्ट का प्रति प्रेम है, क्योंकि अवहट्टा जो शब्द उसमें सुनाई देता है तो कई बार ये पता चलता है कि आदिकाल में भी अवहट्ट नाम की एक अलग से भाषा थी। कुछ लोग अपभ्रंश को अवहट्ट मानते थे, लेकिन विद्यापति का इस साहित्य था जहां से आपको पता चला कि अवहट्ट नाम से एक और भाषा है। ठीक है, तो क्या है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है, पर विद्यापति की रचना काल 1375 से 1418 माना जाता है और जब आप शुक्ल जी का देखें तो इन्होंने 1318 तक ईस्वी तक माना ही है। तो कहीं ना कहीं ये एक इसमें क्या है, एक विरोधाभास पैदा करता है। ठीक है, इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है, किंतु इसमें भी कहीं इश्यूज हैं बहुत सारे लोगों को। भक्ति काल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी, अतः विद्यापति को भक्ति काल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल के अंतिम सीमा मानना ही समीचीन यानी कि सही प्रतीत लगता है। दूसरे शब्दों में शुक्ल द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी क्या कहते हैं अगले 30 वर्षों तक कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें आपको क्या कहते हैं आदिकालीन चीजें आपको मिलती रहेंगी, साहित्य मिलता रहेगा, तो उसका प्रसार वहां तक हमको देखने को मिलता है। तो आप अगर मोटा मोटी माने, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कुछ चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे 1400 तक लगभग आप 1000 से 1400 तक आप एक मोटा मोटी इसको मान सकते हैं। 1400 से 1700 तक आप भक्ति काल को मान सकते हैं। 1700 से 1900 तक आप रीतिकाल को मान सकते हैं। 1900 के आगे आप आधुनिक काल मान सकते हैं। पर चूंकि मैंने आपको ऑफिशियल बंटवारा बता चुका हूं,
मैं ऑफिशियली जो इसका जो कालक्रम है मैं वो आपको बता चुका हूं, ठीक है। 1850 में जिसमें आधुनिक काल शुरू होता है आप उसको ही मानेंगे। ये तो सीमांकन की बात थी जिस पे बहुत विवाद होता रहता है, विद्वान है, विद्वानों में मतभेद होता रहता है। हमारा आपका काम क्या है कि उन मतभेदों से परे हटके जो वास्तविकता में ऑफिशियली जिस चीज को एक्सेप्ट किया गया है हम उसके साथ जाएं, लेकिन ये भी जाने कि यहां तक आने का रास्ता क्या था। वो रास्ता यहां पे था जो हमने यहां पे पढ़ा। हमने आज रासो साहित्य और आदिकाल के सीमांकन को खत्म किया। जो अगली कक्षा होगी वहां पे हम पृथ्वीराज रासो और चंद्रवरदाई से जुड़ी कुछ बातें करेंगे, आदिकाल को आगे बढ़ाएंगे। बाकी आपका दिन शुभ हो। आपकी किसी और विषय पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हालांकि एक क्रम हमने जो शुरू किया है हम इसी क्रम में वीडियो करेंगे। और अगर आपको हिंदी साहित्य के बैच से जुड़ना है तो studiiq.com ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप हिंदी के साहित्य के बैच से जुड़ सकते हैं। नए बैचेस लगातार आते रहते हैं। शुक्रिया, थैंक यू।